हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का यूसीआई डिजिटल यूपी एग्जाम्स की विजय भव सीरीज में, जिसमें पेट का कोर्स चल रहा है। और यहाँ पर मेरे पीछे आप शेड्यूल देख रहे हैं कौन सी वीडियो किस टाइम पे आती है। तो सुबह 7 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक आपके लिए वीडियोस आते हैं। आप अपनी प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग इसे देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ये सभी वीडियोस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं, तो आप जा करके इनको देख सकते हैं। अगर हम बात करें कि प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए आपकी, तो 20 मार्क्स की डीआई आती है इस एग्ज़ाम में, और साथ में 10 मार्क्स की आपकी हिस्ट्री आती है। तो वो एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल और मॉडर्न मिला करके आपका 10 मार्क्स का आता है। जी वाला सेक्शन भी आपका 10 मार्क्स का आता है। तो अगर आप ये पोर्शन देखें तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है 10 मार्क्स का। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके वो 5 मार्क्स के आते हैं। हिंदी अगेन आप देख सकते हो ज़्यादा मार्क्स की आती है, तो आप उस पर फोकस कर सकते हैं। जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट हम देख रहे थे, और सुप्रीम कोर्ट में हम अपना एक पार्ट ऑलरेडी देख चुके थे। आज ये हमारा जो है सुप्रीम कोर्ट का पार्ट 2 रहने वाला है, और इसके बाद एक और पार्ट आपके लिए आएगा, जिसके थ्रू और इन्हीं पार्ट्स और एमसीक्यूज के थ्रू, प्रैक्टिस सेट के थ्रू अगर आप पढ़ चुके हैं तो आप आंसर करने की कोशिश क्या करिए मेरे साथ, तो और हम देख पाएंगे कि पूरा चैप्टर हम इसी तरह से कवर कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं यहाँ पर कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी डे टू डे अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट आपको अगर कोई पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप यहाँ से प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन आता है, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार किसे है? सर्वोच्च न्यायालय के पास क्या क्या राइट्स होंगे, क्या नहीं होंगे, ये कौन बताएगा? सर्वोच्च न्यायालय बताएगा, खुद डिसाइड करेगा, राष्ट्रपति डिसाइड करेंगे, या संसद डिसाइड करेगी, या मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स डिसाइड करते हैं? सिंपल सा क्वेश्चन है और आंसर भी बहुत सिंपल है। संसद डिसाइड करती है कि इनका अधिकार क्षेत्र क्या है, कितना है। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज को। अगला सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायिक कामकाज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो वेरी सिंपल क्वेश्चन, अंग्रेजी भाषा का यूज किया जाता है। जितने भी इस तरह के लीगल वर्क्स होते हैं वो सभी इंग्लिश लैंग्वेज में किए जाते हैं, याद रखना। अगला सवाल देख लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय किस संस्था का निरीक्षण कर सकता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल, संसद, अधीनस्थ न्यायालय, निर्वाचन आयोग। तो ये जो है अपने जो लोअर कोर्ट्स हैं उनका निरीक्षण कर सकता है, जांच पड़ताल कर सकता है। ठीक, याद रखिएगा। अगला सवाल है, भारत में न्यायपालिका कैसी है? स्वतंत्र है, संसद के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, या प्रधानमंत्री के अधीन है? तो यही खूबसूरती हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कि हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका है वो किसी के अधीन नहीं है, वो पूरी तरह से स्वतंत्र है। कैसी न्यायपालिका है हमारी? भारत की स्वतंत्र न्यायपालिका है। और अगर एक और आ गया क्वेश्चन, भारत में न्यायपालिका का स्वरूप कैसा है? एकीकृत स्वरूप है। कैसा एकीकृत? इस तरह से आप देखोगे, यहाँ पर सबसे ऊपर आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र एक कोर्ट देखने को मिलेगी, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं, या फिर हम फेडरल कोर्ट कहते हैं। ठीक है, फेडरल कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। उसके नीचे आपको हाई कोर्ट, हर एक राज्य की अपनी अपनी हाई कोर्ट देखने को मिल जाएगी। और यहाँ पर सबसे नीचे आपको सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स देखने को मिलती हैं, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स। और इसीलिए इसकी जो व्यवस्था है एकीकृत कही जाती है। यानी कि अगर आप सब ऑर्डिनेट कोर्ट जाते हैं और वहां पर आपको फैसला कुछ सुना दिया जाता है, एंड यू आर नॉट एग्री विद दैट डिसीजन, तो आप क्या करेंगे? हाई कोर्ट जा सकते हैं। और अगर हाई कोर्ट के फैसले से भी आप सहमत नहीं तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ एक ऐसी न्यायालय है जहां पर आप अपनी आवाज़ पहुंचा सकते हैं। तो एकीकृत न्यायालय जो है हमारे यहाँ का स्वरूप है, प्लस स्वतंत्र न्यायालय है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में अगर विवाद होता है तो किसके पास जाते हैं? तो हमने ये चैप्टर जब पढ़ा था राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, तब भी हमने ये चीज़ देखी थी, और आंसर आपका इसका हो जाएगा भारत का उच्चतम न्यायालय, यानी सुप्रीम कोर्ट पहुंचते हैं हम अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से रिलेटेड चुनाव में कुछ भी गड़बड़ी होती है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों को सुलझाने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है। ये उसका कैसा राइट है? मौलिक राइट है, यानी कि फंडामेंटल राइट है, या फिर पुनर्वाहिक अधिकार है, परामर्शी है, या फिर बहुमुखी है? ये उसका फंडामेंटल राइट है। ठीक है, इन्हीं सब कार्यों के लिए जो है आपकी सुप्रीम कोर्ट बनाई गई है। तो फेडरल से रिलेटेड जितने भी मैटर्स होते हैं वो सब सुप्रीम कोर्ट देखती है। और यहाँ पर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव संबंधित अगर विवाद होता है वो भी सुप्रीम कोर्ट देखती है, और ये उसका मौलिक अधिकार होता है। राष्ट्रपति कानूनी मामलों में, अच्छा अधिकार कैसा मतलब अधिकार? कई चीज़ें जैसे आप
लोअर कोर्ट में गए, फिर ऊपर आपने अपील करी, तो अपील के थ्रू चीजें आती है। जो अपील के थ्रू आती है वो उसका ओरिजिनल नहीं होता है। जैसे आपका ना मौलिक अधिकार यानी कि ओरिजिनल राइट है, ये उसका ओरिजिनल राइट नहीं होता, वो अपीलेट राइट के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे राइट्स होते हैं, तो उसी तरह से कहा जा रहा है कि ये कौन सा राइट है, तो ये इसका मौलिक अधिकार है। राष्ट्रपति कानूनी मामले में किससे परामर्श ले सकता है? सिंपल सा है, आर्टिकल 143 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है? सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श लेता है आर्टिकल 143 के तहत। और सेम क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री कहा जाता है अनुच्छेद 143 में। और किसको परामर्श देता है? राष्ट्रपति को परामर्श देता है। और राष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा कि वो इस परामर्श को माने या ना माने, ये उसकी मर्जी पर डिपेंड करता है। इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन राष्ट्रपति, ठीक है, इट्स नॉट बाइंडिंग ऑन हिम, नॉट बाइंडिंग, ठीक है। ये क्या है? ये जो परामर्श दे देंगे, मान लो इन्होंने कहा राष्ट्रपति ने हमें इस मैटर में क्या करना चाहिए, अब उन्होंने कह दिया तुम एक काम करो, इस मैटर को छोड़ दो, या फिर तुम इस मैटर पे हाँ कर दो, ना कर दो, कुछ भी फैसला दिया, और फिर इसके बाद उन्होंने कहा कि अरे नहीं तुम हाँ कह रहे हो और हमारा तो मन था ना कहने का, तो वो अपनी मर्जी के हिसाब से चल सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने इनको सलाह दी है कि आप इसमें यस कहिए इस मामले में, तो ये अब बंद गए कि भैया इनको यस कहना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। अगर ये चाहें तो ये नो कह सकते हैं, ठीक, याद रखना। चलो अगला सवाल, न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार किसे है? यानी कि जुडिशियल रिव्यू, क्या पूछ रहा है? जुडिशियल रिव्यू, ये अधिकार किसे होता है? क्या सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है जुडिशियल रिव्यू, या सिर्फ हाई कोर्ट कर सकती है? कौन कर सकता है? तो ये आपके उच्चतम न्यायालय कर सकती है, ठीक है, जुडिशियल रिव्यू उच्चतम न्यायालय। अगले चीज देखने से पहले, अगला क्वेश्चन देखने से पहले हम थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। रेविंग्स और काबिल 2 ऐप है हमारे, आप इन्हें प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करके आप क्या कर सकते हैं? आप हमारे कोर्सेज परचेज कर सकते हैं, ठीक है, और क्विजेस वहाँ पर अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम कोर्सेज में एक कोर्स देखेंगे, लूसेंट का कोर्स है, 199 रुपीज़ में आपको अवेलेबल हो जाएगा। ये कोर्स हिंदी में है, 6 मंथ के लिए आपके पास अवेलेबल रहेगा। एक्सरसाइज, कॉन्सेप्ट, डाउट क्लियरिंग सब कुछ किया गया आपके लिए यहाँ पर। तो आप जिस भी सब्जेक्ट के लिए अगर आपको लगता है कि आपको लेना चाहिए तो आप ये कोर्स परचेज कर सकते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, दोनों के द्वारा, भारत के सभी न्यायालयों द्वारा, या फिर भारत के राष्ट्रपति द्वारा? तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है ये सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता है, केवल सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है, केवल सर्वोच्च न्यायालय, याद रखिएगा। अगला सवाल, उच्चतम न्यायालय के न्यायिक पुनरीक्षण कार्य का क्या अर्थ है? अच्छा, हम कह तो रहे हैं जुडिशियल रिव्यू, अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये होता है कि कानूनों की संवैधानिक वैधता का पुनरीक्षण करना। अब इस बात से ये भी पता चल रहा है कि ये क्या है। जब यहाँ पर हमने देखा संवैधानिक वैधता, यानी कि ऐसा तो नहीं कोई कानून बना डाला सांसदों ने जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड ना हो, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी, वैलिड, कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड नहीं है ये, तो फिर ये क्या हो जाएगा? नल एंड वॉइड कर देंगी, कौन? सुप्रीम कोर्ट कर देगी इसको। और यहाँ पर यही कहा जा रहा है। अच्छा, ये जो हमने देखा था कि संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, इसीलिए संविधान का संरक्षक इसे कहा जाता है क्योंकि इसके पास है जुडिशियल रिव्यू, ताकि कोई भी गलत सलत कानून ना बना दिया जाए, संविधान की धज्जियां ना उड़ा दी जाए। इसलिए भैया इन्हें कानून का व्याख्याकार और संरक्षक कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट को। अगला सवाल, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ है कि सर्वोच्च न्यायालय को सभी प्रकरणों पर अंतिम अधिकार प्राप्त है? ना जी। राष्ट्रपति के विरुद्ध दोषारोपण कर सकता है? बिल्कुल नहीं। उच्च न्यायालय द्वारा निर्णीत प्रकरणों को समालोचित कर सकता है? बिल्कुल नहीं। किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है? बिल्कुल हाँ। किसी भी राज्य के कानून बना दिया उन्होंने, अब पता नहीं वो वैलिड है, कानून का, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉलो हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो तुरंत नल एंड वॉइड, हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, फिर चलने दो, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखना कि न्यायिक पुनरावलोकन का क्या अर्थ है। ये अर्थ है कि किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है, लेकिन वो लीगल होगा। फिर ऐसा नहीं कि ये शक्ति सुप्रीम कोर्ट के पास है तो फिर उसने कुछ भी बहाना बना करके, या कोई भी, भाई उसका कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, ठीक है। चलो, किसी के अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए, संविधान का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, बस
न्यायिक पुनरावलोकन में न्यायालय को निम्नलिखित अधिकार प्राप्त है। क्या? यदि कोई कानून या आदेश संविधान के विपरीत है, ठीक है, संविधान के विपरीत है, तो उसे असंवैधानिक घोषित करना। बिल्कुल सही पॉइंट लग रहा है, कुछ गलती नहीं लग रही। बी देख लेते हैं, निचले न्यायालयों के आदेश का पुनरावलोकन करना। यानी कि क्या न्यायिक पुनरावलोकन का ये मतलब है, और कई लोग जिसको नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है, उनको बी सही लगे। न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि निचले आदेश का पुनरावलोकन करना, कहीं यही तो नहीं है सेम वर्ड मिल गया टिक कर दो, है ना? नहीं, निचले न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनाना, बिल्कुल नहीं, ये सब नहीं है। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब ये नहीं है। कानून का इस दृष्टि से परीक्षण कि क्या उसके बनाने में निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन हुआ है, ठीक, तो ये चीज भी गलत है। तो पहला ऑप्शन सही होगा। यदि कानून या संविधान में विपरीत है कोई भी कानून, तो उसे असंवैधानिक कर देना। अगला सवाल, न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था केवल भारत में है, केवल यूएसए में है, भारत और यूएसए में है, या फिर केवल यूके में है? बाय द वे राइट आंसर आपका सी होगा। और हमने जो ये कॉन्सेप्ट लिया है जुडिशियल रिव्यू का, ये हमने यूएसए से ही लिया है। कहाँ से लिया है? यूएसए से लिया गया कॉन्सेप्ट है, याद रखना। अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच अगर विवाद हो जाए, तो मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर क्या आता है सुप्रीम कोर्ट के, तो सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आता है आपका फेडरल से रिलेटेड जो मामले। और फेडरल मामले कौन से होते हैं? जो राज्य और केंद्र के बीच हो, वही फेडरल है। तो सेम चीज हो गई। तो कैसा इनका मामला हो जाएगा? परामर्शदात्री। क्या ये 143 के अंतर्गत आ रहा है आर्टिकल? बिल्कुल नहीं आ रहा है। अपील के थ्रू आ रहा है? नहीं आ रहा है। संवैधानिक है या फिर प्रारंभिक है? राइट आंसर प्रारंभिक। ये इसका ओरिजिनल राइट है। कैसा राइट है? ओरिजिनल राइट है कि भाई पहले से ही पता था सुप्रीम कोर्ट ऐसे मामलों को देखेगी, ठीक है। संवैधानिक राइट जो संविधान में दिया, फिलहाल ये उसका ओरिजिनल राइट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस मामले को उच्च न्यायालय, यहाँ पर आपकी बात करी जा रही है उच्च न्यायालय की, ठीक है, हाई कोर्ट की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं हो रही है, प्रत्यक्ष रूप से यानी कि डायरेक्ट दाखिल नहीं किया जा सकता। मैंने बताया था कि एक एकीकृत न्यायालय है, यानी कि एक सीढ़ी है। अगर आपको कुछ मामलों को छोड़ करके आप सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, जैसे फंडामेंटल राइट का मामला है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी अगर कोई मामले हैं तो आपको पहले सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में जाना पड़ेगा। जब वहाँ का फैसला आ जाएगा तब आप अपील के थ्रू हाई कोर्ट्स में जाएंगे, और हाई कोर्ट्स का फैसला आ जाएगा और आप सहमत नहीं हैं तब आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, समझ में आया? अब देखते हैं यहाँ पर क्या कह रहा है। पहला पॉइंट है, दो अथवा अधिक राज्यों के बीच विवाद। ठीक, अब ये मामला तो डायरेक्ट फेडरल मामला है ना, राज्यों के बीच विवाद, फेडरल मामला, संघीय इसमें जो चीजें हो रही हैं, तो ये तो सीधा सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल राइट है ये। तो ये इसमें हाई कोर्ट के पास क्यों जाया जाएगा? सिंपल सा, हम जो काम हमारा सुप्रीम कोर्ट से हो सकता है हम हाई कोर्ट क्यों जाएंगे? ठीक। दूसरा, मूल अधिकारों के अतिक्रमण, तो मूल अधिकारों का अगर अतिक्रमण होता है तो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं, और आर्टिकल 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं। ठीक है। किसी व्यक्ति की संपत्ति दूसरे द्वारा बलपूर्वक अधिकृत हो जाना लीगल मैटर है, आप जा सकते हैं हाई कोर्ट। लेकिन यहाँ पर ये जो मामला है ए, इसमें आप कभी भी डायरेक्ट हाई कोर्ट नहीं जा सकते। सिंपल सा है, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का मैटर होता है और ये ओरिजिनल उसका राइट होता है। तो आपका ए जो है सही आंसर होगा। अगला सवाल देख लेते हैं। जनहित याचिका, जिसके हम कहते हैं PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, क्या कहते हैं? फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को हम कहाँ पर दाखिल करा सकते हैं, कहाँ पर दायर करी जा सकती है? हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, दोनों में, हाई कोर्ट प्लस सुप्रीम कोर्ट में, या फिर इनमें से किसी में भी नहीं। राइट आंसर आपका क्या होगा? सी हो जाएगा। क्या? उपयुक्त में से दोनों। हम हाई कोर्ट में भी PIL जा सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी। सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति से सिफारिश करता है? तो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाने के लिए क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट सिफारिश कर सकता है राष्ट्रपति से कि आप UPSC के डायरेक्टर्स को और इनके जो मेंबर्स हैं उनको हटा दीजिए।
सर्वोच्च न्यायालय कौन सा प्रलेख जारी नहीं कर सकता, यानी कि प्रलेख इन द सेंस, जिनको नहीं समझ में आया, रिट, कौन सी रिट नहीं जारी कर सकता? बंदी प्रत्यक्षीकरण, निषेधाज्ञा, प्रतिषेध, परमादेश। तो यहाँ पर राइट आंसर बी होगा। इस्लाम की कोई रिट नहीं होती है। यहाँ पर आप ये इसको देखेंगे, हेबस कॉर्पस हो जाती है, ये आपकी प्रोहिबिशन हो जाती है, ये आपकी मैंडेटरी हो जाती है। ठीक है, मैंडमस, नॉट मैंडेटरी बट मैंडमस, मैंडेटरी से बना है और मैंने ऐसे याद किया इसलिए मेरे मुंह से निकला मैंडमस। ठीक है, मैंडमस, प्रोहिबिशन और हेबस कॉर्पस, और टोटल होती कितनी है आपकी? 5। ठीक, याद करके बताओ। और कौन सी क्यू वारंटो बची? ठीक है, अगला देख लेते हैं। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन, 6 मंथ का आपका एनडीए का पैकेज है जो आप परचेज कर सकते हैं। 600 घंटे से ज़्यादा आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलेंगे। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे खास तौर से जोर दिया गया है। 6 महीने के लिए आपके पास अवेलेबल होगा। आप इसे लर्न करिए, रिवाइज करिए और रिवाइज करिए। बार बार आप इसे रिवाइज करेंगे तो आपको जल्दी सक्सेस मिलेगी। यहाँ पर एक और है कि 1 ईयर का ही कोर्स है हमारा 5000 में। ठीक है, 1 ईयर के लिए ये पैकेज है जिसमें कॉन्सेप्ट्स पे ज़्यादा ध्यान दिया गया है। 600 घंटे से ज़्यादा रिकॉर्डेड क्लासेस हैं। इंडिविजुअल मेंटोरशिप के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, जिसमें आपको सब्जेक्ट एक्सपर्ट से बात कराई जाएगी अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट तैयार करने में प्रॉब्लम हो रही है। अगला क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय द्वारा परमादेश किसे जारी किया जाता है? तो परमादेश किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए जारी किया जाता है, प्रधानमंत्री को मंत्रिमंडल भंग करने के लिए, कंपनी के मजदूरी बढ़ाने के लिए, सरकार को कर्मचारियों को वेतन देने के लिए। भैया सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? फर्स्ट सही है। ठीक है, किसी अधिकारी को सरकारी आदेश निभाने के लिए ये जारी किया जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय की रिट या आदेश कौन सा है जो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए किया जाता है? तो किसी प्राधिकार को रद्द करने के लिए आपकी अधिकार परीक्षा। ठीक है, अधिकार परीक्षा ये किस लिए है? इसको इंग्लिश में कहते हैं आपका क्यू वारंटो और इसको कहते हैं सर्ट्योररी। सर्ट्योररी ये होता है आपका क्यू वारंटो। तो याद रखना इस चीज को। यह आपका परमादेश, मैंडमस और आपका बचा कौन सा? हेबस कॉर्पस हो गया, प्रोहिबिशन। तो 5 हो गई आपकी। मैंडमस हो गया, हेबस कॉर्पस हो गया, प्रोहिबिशन हो गया, सर्ट्योररी हो गया और आपका क्यू वारंट हो गया। 5 तरह की रिट्स होती हैं, याद रखना। अगला सवाल है, लाभ का पद कैसे परिभाषित हुआ है? संविधान द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा, संघीय मंत्री। तो संविधान में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है कि लाभ का पद क्या होता है। सर्वोच्च न्यायालय ने समय समय पर जैसे केसेस आते गए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय ने बताया है कि अगर आप इस तरह की चीज़ों में इन्वॉल्व हैं तो इसे लाभ का पद कहा जाएगा। तो ये सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बताया गया है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम संविधान के मौलिक लक्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया है? गोकुलनाथ और केशवानंद, मिनर्वा मिल्स या फिर वामन। तो राइट आंसर आपका गोलकनाथ हो जाएगा। ठीक है, गोलकनाथ में आपका बताया गया था मौलिक लक्षण के बारे में कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो क्या होता है। बेसिक स्ट्रक्चर, मौलिक लक्षण का मतलब है बेसिक स्ट्रक्चर। और इसको फाइनल कब किया? तब ये बिल्कुल क्लियर नहीं था। सबसे पहली बार गोलकनाथ में इसकी बात चली थी और फिर लास्ट में बेसिक स्ट्रक्चर को जो है केशवानंद भारती केस के जरिए बिल्कुल क्लियर कट कर दिया गया था। तो ये याद रखना। अगला सवाल, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक विवाद में सर्वोच्च न्यायालय के अपीली क्षेत्राधिकार से संबंधित है? यानी कि अपील करके कौन से लोग आते हैं? तो अपील करके 134A को मिलाकर के 133 को पढ़ना, ये ज़्यादा हो गया, इसको मत याद करो, इतना डीप नहीं पूछा जाएगा। अगला सवाल है, केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय करने की भारत की उच्चतम न्यायालय की शक्ति आती है? अच्छा, तो मैंने अभी इसको बताया कि सेम चीज़ है, केंद्र और राज्य के बीच का मैटर हो रहा है, फेडरल मैटर है, फेडरल से, और परामर्श तो लिया नहीं जा रहा, ना अपील करी जा रही है, ना इसका संवैधानिक मूल अधिकार। ठीक है, ओरिजिनल राइट। रिपीट क्वेश्चन, भारत का उच्चतम न्यायालय कानूनी तथ्य के मामले में राष्ट्रपति को परामर्श देता है अपनी पहल पर, तभी जब वह परामर्श लेने के लिए कहता है, तभी जब वह मामला नागरिकों के मूलभूत अधिकारों से संबंधित हो, या फिर तभी जब मामला देश की एकता और अखंडता का हो? तो भाई जब वो चाहे, जब वो सोचता है, तभी जब वह ऐसा परामर्श लेने के लिए कहता है। कभी सुप्रीम कोर्ट खुद से नहीं कहती भाई हमारा सजेशन ले लो, हम ये कहना चाह रहे हैं, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू। जब राष्ट्रपति कहेगा नॉक नॉक सुप्रीम कोर्ट, मेरी इतनी सी हेल्प कर दो, ये बता दो कि इसमें क्या करना चाहिए या मुझे समझ नहीं आ रहा है, तब
ठीक है, याद रखना इस चीज को। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अधिनियम 1993 के अनुसार ह्यूमन राइट्स कमीशन के 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? ठीक है, उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश यानी कि सुप्रीम कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, या फिर हाई कोर्ट का कोई रिटायर्ड जज, केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायमूर्ति यानी कि कोई सीजेआई बन सकते हैं, रिटायर्ड सीजेआई, या फिर केवल उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त, या फिर ये आपके हाई कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जज, कौन बन सकता है? तो केवल भारत के सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो जो सीजेआई है और रिटायर्ड सीजेआई है वो बन सकते हैं, याद रखना इस चीज को, रिटायर्ड सीजेआई क्या बन सकते हैं? रिटायर्ड सीजेआई ह्यूमन राइट्स कमीशन के कौन जो 1993 में बना था उसके चेयरपर्सन बन सकते हैं, याद रखिएगा ये चीज। अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत प्रतिपादित किया? फाइनल डिसीजन केशवानंदा भारती केस में आया था और जो स्टार्टिंग थी वो गोलकनाथ केस से हुई थी, याद रखना। अगला और शायद आखिरी सवाल है, किस वाद के में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संसद को मूल अधिकार में संशोधन करने की शक्ति प्राप्त है पर वह संविधान के मूल ढांचे में संशोधन नहीं कर सकती? यानी कि आपको जो कुछ बदलना है भाई बदलो, संशोधन करो, अमेंडमेंट्स करो कॉन्स्टिट्यूशन, बट बेसिक स्ट्रक्चर चेंज नहीं कर सकते आप। बेसिक स्ट्रक्चर अगर आपने चेंज कर दिया तो फिर हम बीच में कूद जाएंगे, और ये बात इन्होंने केशवानंदा भारती केस में फाइनल कर दी थी। ठीक है, उस टाइम पे बहुत सारे चेंजेस कर रही थी मिसेस इंदिरा गांधी, और उसके ही बिहाफ या कह लो कि उसी को रिटेलिएट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसे चीज़ें तलाश रही थी कि अगर ये इसी तरह से चेंजेस करती रही तो हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन ही बदल जाएगा, या फिर हर आने वाली सरकार इसमें बदलाव कर देगी। तो एक चीज़ आती है बेसिक स्ट्रक्चर जो फाइनलाइज कर दी जाती है केशवानंदा भारती केस में, और उसके बाद जो चेंजेस हैं वो बहुत धीमी गति से होने लगते हैं। आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आता है शेयर ज़रूर करिएगा। मिलेंगे इसके थर्ड पार्ट में जो अगेन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। धन्यवाद।